तो कल हमने बताया था कि जो पूरी बॉडी है उसमें मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट रहता है। तो उस बॉडी के छोटे छोटे एलिमेंट सेगमेंट बना लिए गए, छोटे छोटे एलिमेंट बना लिए गए। हर एक सेगमेंट का मास जो है डेल्टा एम। तो ये बहुत छोटा है, इसलिए डेल्टा जो है पे टोटल आई मतलब होता है एक से लेकर एन तक पार्टिकल अगर हैं, एक से लेकर एन तक पार्टिकल हैं, उसका मतलब आई होता है एन पार्टिकल। तो डेल्टा एम है, तो डेल्टा चूंकि थोड़ा बड़ा है, तो चूंकि वो छोटे छोटे पार्ट हो गए हैं, बहुत छोटे छोटे पार्ट, इसलिए डेल्टा जो है आ जाएगा डी। और ये इंटीग्रल लगा दिया। इंटीग्रल मतलब जब इंटीग्रल का साइन लग जाए, इंटीग्रेशन का साइन लग जाए, तो उसका मतलब होता है टोटल। जब इंटीग्रेशन का साइन लगा दें तो छोटे छोटे जितने भाग हैं उन सबका टोटल मास, छोटे छोटे डीएम मतलब हो गया छोटे से भाग का, बहुत छोटे से पार्ट का मास। और इंटीग्रल लगा दिया, इसका मतलब टोटल। तो जितने भी पार्ट हैं बॉडी के अंदर सबका टोटल, तो टोटल मास हमने मान लिया एम है, कैपिटल एम, टोटल मास। तो ऐसे हम इनको भी लिख सकते हैं, जैसे सिग्मा मतलब छोटा सा भाग एक्स डायरेक्शन में जो है अलॉन्ग एक्स एक्सिस जो है जितना है, तो उसको हम ऐसे शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। एक्स डायरेक्शन में टोटल पार्टिकल हो गए और उनका टोटल मास ऐसे। ऐसे वाई डायरेक्शन में टोटल पार्टिकल की पोजीशन वाई डायरेक्शन में और उनका टोटल मास ऐसे जेड डायरेक्शन में ऐसे लिख सकते हैं। तो हम फिर जैसे कल लिखाया था आपको, कल एक्स एम इक्वल टू क्या लिखाया था, एक्स एम इक्वल टू लिखाया था सिग्मा एम आई एक्स आई, सिग्मा डेल्टा एम आई एक्स आई अपान डेल्टा एम आई है। तो डेल्टा सिग्मा डेल्टा एम आई हमने क्या लिया, एम ले लिया, तो उसकी जगह पे एम आ गया है। और उसकी जगह देखिए क्या आ गया, ये आ गया डी एक्स डी एम इंटीग्रल, ये आ गया। तो उसकी अब हम सेंटर ऑफ मास को ऐसे ले सकते हैं, इसलिए 1 कैपिटल एम और इंटीग्रेशन किसका एक्स डी एम। ऐसे वाई डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास हो जाएगा 1 कैपिटल एम इंटीग्रेशन वाई डी एम, जेड डायरेक्शन हो जाएगा। ये स्केलर हैं, ये भी स्केलर हैं। अगर हम इनको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें, ये इक्वेशन तीनों हैं, तीनों इक्वेशन जो हैं, तीनों एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन मतलब फार्मूला, तीनों फार्मूले जो हैं वो स्केलर हैं। अब इन्हें अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो वेक्टर में वही पोजीशन लेंगे तीनों को एक साथ, आर तीनों की क्या पोजीशन है, तीनों का सेंटर ऑफ मास, इन तीनों का एक साथ सेंटर ऑफ मास, और आर जो पोजीशन तीन सबकी पूरे पार्टिकल की, तो ऐसे लिख देंगे करिए। अब एक पॉइंट बड़ा खास पॉइंट है कि अगर हम ये सेंटर ऑफ मास को, सेंटर ऑफ मास जो है उसको ही कोऑर्डिनेट सिस्टम का ओरिजिन मान लें। जैसे कोऑर्डिनेट सिस्टम नहीं होती, जैसे एक्स, ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है। अब ये ओरिजिन हो गई ओ, ये ओरिजिन है ओ है, ओरिजिन ओ है। तो अगर ओरिजिन जो ओ है ये, इसको ही हम सेंटर ऑफ मास मान लें, या उल्टा कहें सेंटर ऑफ मास को ही ओरिजिन मान लो कोऑर्डिनेट सिस्टम की है। तो अगर इसको ही हमने जब मान लेंगे तो आर इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो क्योंकि आर जो पॉइंट है, जो जैसे ये आर है, ये सबके लिए आया तीनों डायरेक्शन में, अब आर यहाँ आ जाएगा 0 पर आ जाएगा। जब हमने इसको ही मान लिया, इसको सेंटर ऑफ ओरिजिन को ही सेंटर ऑफ मास मान लिया, तो अब क्या होगा, आर इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये 0 जब आ जाएगा तो आर इक्वल टू 0 होगा। तो ये सब ये आर डी एम का इंटीग्रल जो है वो 0 हो जाएगा, यानी इन सबका जो है इंटीग्रल क्या हो जाएगा, 0 है, इंटीग्रेशन सबका 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ अगर कोई सिमेट्रिकल बॉडीज़ हैं, सिमेट्रिकल बॉडी क्या होती हैं, जिनमें ऐसी बॉडी जिनमें मास जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो, मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो और उनके सेंटर ऑफ मास, तो उनका जो सेंटर ऑफ मास जो होगा जाकर, उनका जो ज्योमेट्रिक सेंटर होगा, ज्योमेट्रिक सेंटर, ज्यामिति केंद्र, जो ज्योमेट्रिक सेंटर, जैसे ये रॉड है, रॉड है, ये मतलब थिन रॉड है, तो इसका ज्योमेट्रिक सेंटर क्या होगा, बीचों बीच में ये ज्योमेट्रिक, और जो ज्योमेट्रिक सेंटर होगा वही उसका क्या होगा, सेंटर ऑफ मास भी होगा। तो कुछ बॉडी ऐसी हैं जिनका जो है अगर वो उनमें सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास है, तो उनका सेंटर ऑफ मास वही होगा जो उनका ज्योमेट्रिक सेंटर है, उनका जो ज्योमेट्रिक सेंटर है वही उनका क्या होगा, सेंटर ऑफ मास भी वही उनका होगा जाकर, सेंटर ऑफ मास भी वही होगा जाकर। तो ये नोट लिख लेंगे, अब नोट लिखेंगे, द बॉडी इज, नोट में लिखेंगे द बॉडी इज इन विच, the bodies in which mass is uniformly distributed, the bodies in which mass is uniformly distributed are called homogeneous bodies,
homogeneous bodies of regular shape, homogeneous bodies of regular shape, homogeneous bodies of regular shape. एग्जाम्पल लिख लेंगे, एग्जाम्पल कौन कौन सी होती हैं, जैसे लिखें, जैसे रिंग है, रिंग रिंग रिंग, छल्ला जिसे कहते हैं छल्ला, डिस्क, स्फीयर, रॉड्स, काम और लाएंगे, थिक रॉड्स ऑफ सर्कुलर और रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन, थिक काम ला लिखे, थिक रॉड्स ऑफ सर्कुलर, थिक रॉड्स ऑफ सर्कुलर और रेक्टेंगुलर, सर्कुलर और रेक्टेंगुलर, RECTANGULAR, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन. तो इनमें अब अगला पॉइंट लिखेंगे, नोट में लिखेंगे, by using symmetry consideration, by using symmetry consideration, by using symmetry consideration, or on the basis of reflection symmetry, or on the basis of reflection symmetry, or on the basis of reflection symmetry, on the basis of reflection symmetry, we can easily show that, we can easily show that the, we can easily show that the centers of mass of these bodies, we can easily show the centers of mass of these bodies, centers of mass of these bodies lie, centers of these mass of these bodies lie at their geometric centers, lie at their geometric centers, centers of mass of these bodies lie at their geometric centers, geometric centers. तो इन बॉडी में चाहे हम वो सिमेट्री कंसिडरेशन लें या फिर रिफ्लेक्शन सिमेट्री कंसिडरेशन लें, उनके बेसिस पर हम आसानी से शो कर सकते हैं कि इनका जो सेंटर ऑफ मास है वो वही होगा जो इनका ज्योमेट्रिक सेंटर है, ज्यामितीय केंद्र है, जो इनका ज्यामितीय केंद्र है वही इनका क्या होगा, ज्योमेट्रिक सेंटर होगा. क्योंकि क्या, जैसे रॉड है, मान लीजिए ये थिन रॉड है, जैसे ये इसका ज्योमेट्रिक सेंटर है मान लीजिए ओ, तो आप जितना मास इधर ले रहे हैं, इधर आप ले रहे हैं, मान लीजिए ये -x डायरेक्शन में dm मास ले रहे हैं, उतना ही मास आप इधर भी ले सकते हो, ये +x डायरेक्शन में हो जाएगा, उतना ही मास हो जाएगा, +x डायरेक्शन उधर उतना ही मास हो जाएगा जाकर, क्योंकि बॉडी सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल होने वाला मास बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट है हर तरफ, तो जितना आप मास इधर ले रहे हैं उतना दूसरी तरफ भी ले रहे हैं, तो दोनों मिलाकर क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा है. तो dm और dm इंटू ये जो है ये क्या हो जाएगा, ये dm x इक्वल टू जो अभी लिखाया था आपको, ये 0 हो जाएगा जाकर, ये लिखा हुआ वो ये 0 हो जाएगा जाकर, क्योंकि जितना आप इधर ले रहे हो उतना इधर, क्योंकि सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल मतलब जिसमें मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है. तो ये ऐसी बॉडी जिनमें मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो उन्हें कहते हैं होमोजीनियस बॉडी. उनका जो सेंटर ऑफ मास क्या होगा, वही होगा जो उनका ज्योमेट्रिक सेंटर है, उनका जो ज्यामितीय केंद्र है, ज्योमेट्रिक सेंटर है, वही उनका सेंटर ऑफ मास भी होगा जाकर, वही उनका सेंटर ऑफ मास भी होगा जाकर.
अब है मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो जैसे अभी हमने पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास बताया था आपको, R इक्वल टू 1/M, और फिर अगर सिग्मा लेंगे तो सिग्मा वही MI और RI, ये हो जाएगा देखा। यानी ऐसे ले सकते हो R इक्वल टू 1/M। अब आप ले सकते हो M1 R1 प्लस M2 R2 प्लस M3 R3, ऐसे मान लीजिए N है तो MN RN, N पार्टिकल है मान लीजिए। अब इन्हें हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू टाइम। डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंट करेंगे तो ये हो जाएगा dr/dt, और ये भी हो जाएगा 1/M, ऐसे हो जाएगा M1 dr1/dt प्लस M2 dr2/dt प्लस M3 dr3/dt, और सो आर करके MN dRn/dt, ये हो जाएगा। तो dr/dt इक्वल टू, अच्छा dr/dt क्या हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगी, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इक्वल हो जाएगा 1/M। अब ये dr1/dt की वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल हो जाएगा v1, ऐसे ही M2 dr2 वेलोसिटी ऑफ सेकेंड पार्टिकल v2, ऐसे v3, ऐसे मान लीजिए n पार्टिकल हैं तो mn और vn आ जाएगा। ये सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी का फार्मूला हो गया। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकालनी है, उसका फार्मूला। इसके बाद फिर से अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू टाइम, फिर से करें अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू टाइम, फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो फिर आ जाएगा ये dVcm/dt और 1/M, और ये हो जाएगा M1 dV1/dt प्लस M2 dV2/dt प्लस M3 dV3/dt, ऐसो ऑन ऐसे करके लेंगे तो फिर वही MN कौन है? अच्छा, तो dV/dt क्या होती है, एक्सेलेरेशन होता है, dV/dt होता है एक्सेलेरेशन। तो ये एक्सेलेरेशन आ जाएगा सेंटर ऑफ मास का एक्सेलेरेशन, ACM इक्वल टू फार्मूला आ जाएगा 1/M, तो M1A1 प्लस M2A2 प्लस M3A3 एंड सो ऑन MNAN, ये आ जाएगा। ये सेंटर ऑफ मास का एक्सेलेरेशन का फार्मूला आ जाएगा, क्योंकि dV/dt क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या कहते हैं, एक्सेलेरेशन। तो एक्सेलेरेशन आ जाएगा, ठीक है, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलेरेशन हो जाएगा कर। ये लिख लिया इधर वाला। अब देखिए हम m को इधर ले आइए, m को इधर ले आओ तो हो जाएगा
ए सी एम इक्वल टू हो जाएगा M1A1 प्लस M2A2 प्लस M3A3 प्लस सो ऑन MNAN। अब तो कैपिटल M ए सी एम, अब मास इंटू एक्सेलरेशन क्या होता है? फोर्स। तो हो जाएगा F1 प्लस F2 प्लस F3, ऐसे ही n पार्टिकल है तो हो जाएगा Fn, ये आ जाएगा। तो कहने वाला है कि टोटल मास, कैपिटल एम क्या है? टोटल मास ऑफ पार्टिकल ऑफ ए बॉडी। किसी बॉडी में जितने पार्टिकल हैं उनका टोटल मास, और सेंटर ऑफ मास का जो एक्सीलरेशन है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट वो किसके इक्वल है? पार्टिकल पर लगने वाले फोर्सेस के वेक्टर सम के इक्वल है। वेक्टर सम, वेक्टर टोटल वेक्टर सम के इक्वल है। तो लिख लेंगे 10 the product of total mass of a system of particles, product of total mass of a system of particles, total mass of system of particles, and the acceleration of its center of mass, and the acceleration of its center of mass, acceleration of its center of mass is the vector sum of SUM, sum of all the forces, vector sum of all the forces acting on the system of particles, all the forces acting on the system of particles, acting on the system of particles. नोट लिखेंगे, to determine the motion of the center of mass, no knowledge of internal forces of the system of particles is required. No knowledge of internal forces of the system of particles is required. System of particles is required. For this purpose, we need to know only the external forces. We need to know only the external forces. यानी यहां पर उसके नीचे ले लेंगे, ये जो M ए सी एम जो आएगा ये इक्वल टू हो जाएगा F एक्सटर्नल हो जाएगा, F एक्सटर्नल। M ए सी एम इक्वल टू F एक्सटर्नल होगा, F एक्सटर्नल।
कहने मतलब ये हुआ कि अगर हम जब सेंटर ऑफ मास की मोशन को कंसीडर करेंगे तो बॉडी में जो पार्टिकल हैं उनके पार्टिकल पर इंटरनल फोर्स भी लगते हैं। जैसे मान लीजिए कोई पार्टिकल 1 है, इस पर इंटरनल फोर्स लग रहा है, और न्यूटन थर्ड लॉ कहता है कोई भी फोर्स अकेला नहीं होता है, फोर्स जो है हमेशा पेयर में होता है। तो इंटरनल फोर्स इधर लग रहा है तो उसके अपोजिट भी लगेगा इंटरनल फोर्स, इक्वल और अपोजिट फोर्स लगता है, तो वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो यहाँ पर हम सेंटर ऑफ मास की मोशन को जब कंसीडर करेंगे तो इंटरनल फोर्स को कंसीडर नहीं करेंगे, हम सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स को कंसीडर करेंगे, एक्सटर्नल फोर्स को ही कंसीडर करेंगे जाकर, इंटरनल फोर्स को कंसीडर नहीं करेंगे जाकर। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है, इसका एग्जाम्पल यहाँ लेंगे। इसी का है, नोट में लिखा है।
तो देखिए हमने अभी बताया कि सेंटर ऑफ मास की मोशन को कंसीडर करने के लिए इंटरनल फोर्स को कोई रोल नहीं होता, सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स ही कंसीडर किए जाते हैं। जैसे यहाँ पर एक प्रोजेक्टाइल है, पैराबोलिक पाथ पे चल रहा है, कोई बॉडी पैराबोलिक पाथ पर चल रही है। अब ये कोई बॉडी है और यहाँ पे जो है एक्सप्लोजन हो गया, बॉडी फट गई, टुकड़ों में बट गई, बॉडी जो है टुकड़ों में बट गई। अब ये जो बॉडी टुकड़ों में जो बटी किसकी वजह से बटी? इंटरनल फोर्स की वजह से। कोई इंटरनल फोर्स के अंदर लगे जिसकी वजह से वो टुकड़ों में बॉडी फट गई, टुकड़ों में एक्सप्लोजन हो गया है, टुकड़ों में एक्सप्लोजन हो गया। लेकिन अगर वो इंटरनल फोर्स की वजह से और सेंटर ऑफ मास का जो रास्ता है, पाथ है, वो अभी पाथ वही फॉलो कर रहे हैं। जो टुकड़े हैं, पाथ ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ फ्रेगमेंट्स, मतलब टुकड़े जो ऐसे पैराबोलिक पाथ है वही चल रहा अभी भी। अगर इंटरनल फोर्स का कोई रोल होता तो फिर ये पैराबोलिक पाथ, जो बॉडी के फटने के बाद जो टुकड़े हैं वो टुकड़े पैराबोलिक पाथ पे नहीं चलते, फिर क्या होता है, पाथ बदल लेते हैं। इसका मतलब है जो इंटरनल फोर्स था जिसकी वजह से ये टुकड़ा, ये जो बॉडी फट गई, एक्सप्लोजन हो गया, विस्फोट हो गया, बॉडी टुकड़ों में फट गई, तो इसका वो जो टुकड़े जो हैं वो अभी भी उसी पाथ पर चल रहे हैं अभी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इंटरनल फोर्स का बॉडी के सेंटर ऑफ मास की मोशन पर कोई रोल नहीं है, क्योंकि जो टुकड़े हैं, टुकड़ों का जो सेंटर ऑफ मास है उसका पाथ अभी भी वही आ रहा, जो पैराबोलिक पाथ पहले था, और फटने के बाद भी जो टुकड़े बने उनका भी अभी पैराबोलिक पाथ है। इसका मतलब क्या हुआ, एक्सटर्नल फोर्स, जो ग्रेविटेशनल फोर्स पहले काम कर रहा था वो अभी भी वही काम कर रहा है, इंटरनल फोर्स कोई काम नहीं कर रहा है, इस पर इंटरनल फोर्स नहीं कर रहा है। तो इससे इस एग्जाम्पल से क्लियर हो रहा है कि सेंटर ऑफ मास की मोशन को कंसीडर करने के लिए इंटरनल फोर्स का कोई रोल नहीं है, सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स को कंसीडर किया जाएगा। जो एक्सटर्नल फोर्स होते हैं उसका ही रोल होगा, इंटरनल फोर्स का कोई रोल नहीं, क्योंकि इंटरनल फोर्स की वजह से ये फट गया टुकड़ों में, लेकिन टुकड़े जो टुकड़े बने अब उनका रास्ता भी वही चल रहा जो पहले था, पहला जो पैराबोलिक पाथ था वो अभी भी वही है, अभी भी। इसका मतलब क्या है, इंटरनल फोर्स का कोई रोल नहीं है, एक्सटर्नल फोर्स का ही रोल होता जाकर यहाँ पर होगा जाकर। मतलब अगर आता तो ऐसे आ जाता सीधे गिरता जाके, लेकिन गया वो ऐसे, जा वही रहा है, टुकड़ा अगर ऐसे गिरता आके, लेकिन वो जा उसी रहा जाकर, सेंटर ऑफ मास आता जाकर उसी रास्ते पर जा रहा। अगर फोर्स ना लगता, इंटरनल फोर्स वजह से होता तो ऐसे गिरता आके सीधे गिरता, एक्सटर्नल फोर्स का कोई रोल ना होता तो ऐसे आता सीधे गिरता आके जाकर, उसी रास्ते पर जा रहा, सेंटर ऑफ मास ही हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्वेश्चन लिख लेंगे भाई। the center of mass of system of particles, the center of mass of system of particles does not depend on, center of mass of system of particle does not depend on, किस पर डिपेंड नहीं करता, does not depend on। और ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है पोजीशन ऑफ द पार्टिकल्स, पोजीशन ऑफ द पार्टिकल्स, दूसरा है रिलेटिव डिस्टेंसेस बिटवीन द पार्टिकल्स, रिलेटिव डिस्टेंसेस बिटवीन द पार्टिकल्स, रिलेटिव डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स। तीसरा है
masses of the particles, masses of the particles, और चौथा है forces acting on the particle, forces acting on the particle. तो सेंटर ऑफ मास जो है सिस्टम ऑफ पार्टिकल का किस पे डिपेंड नहीं करता है, ये पूछा गया। कौन सा वाला? हाँ, टोटल जो देखिए, टोटल जो फोर्स होगा जाकर वो 0 होगा जाकर, टोटल फोर्स। तो डी पर डिपेंड नहीं करेगा, डी पर जो है डिपेंड नहीं करेगा। तो नीचे उसमें लिख लेंगे, एक पॉइंट लिख लेंगे, एक पॉइंट लिख लेंगे, द रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेज, द रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेज on any system of particles is 0. Resultant of all forces on any system of particles is 0. On any system of particles is 0. अगला क्वेश्चन लेंगे, 3 identical metal balls, 3 identical metal balls, 3 identical metal balls, each of radius r, each of radius r, small r, are placed touching each other, are placed touching each other on a horizontal surface, touching each other on a horizontal surface, such that an equilateral triangle is formed, such that an equilateral, equilateral, equilateral triangle is formed when centers of 3 balls are joined. Triangle is formed when centers of 3 balls are joined. Centers of 3 balls are joined. The center of the mass of the system is located at, the center of the mass of the system is located at, center of the mass of the system is located at, center of the mass of the system is located at. और ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है line joining centers of any 2 balls, line joining centers of any 2 balls, line joining and centers of any 2 balls. दूसरा ऑप्शन है सेंटर ऑफ वन ऑफ द बॉल्स, सेंटर ऑफ वन ऑफ द बॉल्स. तीसरा है हॉरिजॉन्टल सरफेस, तीसरा है हॉरिजॉन्टल सरफेस. और चौथा ऑप्शन है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द मीडियंस, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द मीडियंस, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द मीडियंस, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द मीडियंस. तो देखिए सवाल में कह रहे हैं कि 3 आइडेंटिकल मेटल बॉल हैं, 3 बिल्कुल एक जैसी बॉल हैं, 3 आइडेंटिकल, और एक दूसरे को टच कर रही हैं. ऐसे 3 मेटल बॉल हैं, ऐसे टच कर रही हैं.
तीनों के सेंटर को मिलाया गया है। और सेंटर को मिलाने से ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया जाकर। आप कह रहे हैं इनका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, तो देखिए इनका इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इनका सेंटर ऑफ इनके ऐसे ऐसे आप बढ़ाइए जहाँ पर तीनों मिलाकर इंटरसेक्शन हो जाकर, जो मीडियन है, मीडियन मतलब बीचों बीच, इनको मिलाइए ऐसे। ये जो आया है ये इसे सेंट्रॉइड कहते हैं, सेंट्रॉइड, यही सेंटर ऑफ मास है, ये सेंट्रॉइड कहलाता है, सेंट्रॉइड। जो तीनों मीडियन का इंटरसेक्शन पॉइंट जहां मिलता है ये सेंट्रॉइड कहलाता है, यही जो है इसका सेंटर ऑफ मास है, यही सेंटर ऑफ मास होगा जाकर। देखिए एनसीईआरटी में भी वही सेम क्वेश्चन दिया हुआ है। एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिया हुआ है 7.2 एनसीईआरटी का। यहां कह रहे हैं कि एक ट्रायंगुलर लेमिना है, ट्रायंगुलर लेमिना है, ये ट्रायंगुलर लेमिना। तो उसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा जाकर, ट्रायंगुलर लेमिना। तो ये भी वही हो जाएगा जाकर, देखिए ये हो जाएगा, ये सेंट्रॉइड जो जी है यही इसका सेंटर ऑफ मास, सेंट्रॉइड जी इज द सेंटर ऑफ मास, सेंट्रॉइड जी जो है इसका सेंटर ऑफ मास होगा। तो देखिए वही एनसीईआरटी से रिलेटेड से सवाल है ये, बस थोड़ा सवाल बदल दिया उसको, है वही सवाल, ये जो एनसीईआरटी में दिया हुआ वही सवाल है, बदल दिए। ये 1999 में आया था।